हेलो, आप सभी का स्वागत है सीडीएस बूस्टर पर। आज की वीडियो में हम लोग डीपीएसपी देखेंगे। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टली प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपके आर्टिकल 36 से 51 तक होते हैं और ये आपका जो पार्ट 4 होता है उसके अंतर्गत आते हैं। पहले हम इनके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो डीपीएसपी होंगे 36 से 51 तक सभी के सभी देखेंगे और ट्रिक्स के माध्यम से भी हम लोग इनको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो डीपीएसपी है इसको लिया गया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जो कि 1937 में बना था। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली कहाँ से लिया था? तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपी को जो लिया था वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको नॉवल फीचर्स के नाम से कहा था कि ये नॉवल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, किसने कहा था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था ये। डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो राज्य सरकार हैं उनको या केंद्र सरकार हैं उनको क्या दिया गया है? एक निर्देश दिया गया है कि जब भी अपने लॉज बनाएं उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसीलिए इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। इसका एम क्या है? तो इसका एम है टू बिकम वेलफेयर स्टेट, नॉट अ पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट का मतलब है यहाँ पे तानाशाही से। ठीक है, वेलफेयर मतलब कि समाज सेवक वाला जो स्टेट होता है वो बनना है, ना कि पुलिस स्टेट जहाँ पर आप कड़ाई से कानून का पालन कराते रहें और लोगों की ज़िंदगी जीना दुर्भर कर दें। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं क्या ये डीपीएसपी जो हैं वो जस्टिसेबल हैं? तो ये नॉन जस्टिसेबल हैं, यानी कि इन्हें आप कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते, कि ये नहीं कह सकते कि हमें ये नहीं मिला, राज्य सरकार को या किसी केंद्र सरकार को आदेश दीजिए कि हमें ये दिया जाए। तो ऐसा जाकर आप इन्हें क्या नहीं करवा सकते हैं? लागू नहीं करवा सकते हैं। लेकिन राज्य सरकारों को कहा गया है कि जब भी अपने लॉज बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आर्टिकल्स का जो है तो वो ध्यान रखें। इनको जितने भी 36 से हमारे 51 तक जो आर्टिकल हैं इनको 3 जो कैटेगरी है उसमें डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी हैं? एक तो आपकी सोशलिस्ट कैटेगरी आ जाती है, एक आपकी गांधीयन कैटेगरी आ जाती है और एक आपकी ये लिबरल कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो ये कैटेगरी हैं ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई हैं, ये हम लोगों ने खुद बना ली हैं या पेपर में पूछे जाने लगी तो इसका हम लोग इस्तेमाल करने लगे। तो सोशलिस्ट के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आएंगी जिसमें सोशलिज्म होगा, जैसे कि आर्टिकल 38 हो गया, 39 हो गया, 39A हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, 43A हो गया, 47 हो गया। अगर गांधीयन की बात करें तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 40 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, 43B आ जाएगा, 46 आ जाएगा, 47 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आपको इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको आर्टिकल्स याद हैं तो इन्हें आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि ये 40 हो गया, 43 हो गया, 43B हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया। ये किससे रिलेटेड है? आपकी जो हमारे पास सोशल, जैसे कि गांधी जी क्या थे, ज़्यादातर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई या चरखा हो गया या इसी तरीके की जो पंचायती राज हो गया, इस तरीके की वो बातें करते थे, उनको प्रमोट करने की बात करते थे। तो जहाँ पर भी इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा वो आपकी
गांधीयन जो फिलॉसफी होगी उसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब लिबरल इंटेलेक्चुअल की बात कर लेते हैं, तो ये आपका आर्टिकल 44 में मिल जाएगा, 45 में मिल जाएगा, 48 में मिल जाएगा, 48A में मिल जाएगा, 49 में मिल जाएगा, 50 में मिल जाएगा और 51 में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ हम लोग अमेंडमेंट देख लेते हैं कि किस किस अमेंडमेंट से कौन कौन से जो आर्टिकल थे बाद में जोड़े गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग आर्टिकल ही देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले जोड़ा गया था 39A। 39A को इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है, तो इसको जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 43A, तो इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आता है। आर्टिकल 43B में आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज आती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, तो इसको जोड़ा गया था आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में जो प्रोविज़न्स हैं आपके चिल्ड्रन की एजुकेशंस के लिए हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे उसमें 21A में जो एजुकेशन राइट दिया गया था वो दिया गया था आपको 6 से 14 के बीच में, लेकिन यहाँ पर बिलो 6 की बात की गई है। ठीक है, बिलो 6 जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसकी बात की गई है। इसको लागू किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा और 21A भी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा लागू किया गया था। इसके बाद आप एक और देख लेते हैं, आर्टिकल 48A। ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की बात करता है। इसको जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। अब इतना जब हमारे पास हो गया तो अब बात आएगी कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। तो इनको याद करने की ट्रिक है, वो हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो आर्टिकल्स की बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 36 से 42 तक। जो इसको याद करने की ट्रिक होगी वो होगी सास से बहू मांगे रहम। यहाँ पे जो मांगे होगा ये आपका साइलेंट होगा, तो ऐसे आपका हो गया, ये आपका 36 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ये 39A हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये आपका 41 हो जाएगा और HM से आपका 42 हो जाएगा। सबसे पहले 36 की बात करें तो एस से हो जाएगा आपका स्टेट। तो आर्टिकल 36 के अंदर स्टेट की डिफिनीशन दी गई है। स्टेट की डिफिनीशन पहले भी दी जा चुकी है, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 12 में हमें दी गई है। तो दो आर्टिकल हमारे पास हैं जहां पर स्टेट की डिफिनीशन दी गई है। आर्टिकल 36 में हमें स्टेट की डिफिनीशन दी गई है और आर्टिकल नंबर 12 में हमें स्टेट की डिफिनीशन दी गई है। फिर आता है आपका ए से हो जाएगा एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी को कैसे कैसे लागू कराना है। और इसी में कहा गया है कि जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि
इसको कानून के माध्यम से यानी कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट किसी भी कोर्ट में जाकर इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। इसके बाद आएगा आपका 38 एस है। एस का मतलब हो जाएगा सोशल ऑर्डर। यहाँ पर सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की बात की गई है। सी, आर्टिकल 39 के अंतर्गत सर्टेन प्रिंसिपल्स आते हैं। सर्टेन प्रिंसिपल में लगभग 6 से 7 जो प्रिंसिपल्स हैं वो आते हैं, तो इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। थर्टी 39 के बाद आपका 40 आता है। 40 में नहीं, 39 ए के बाद आपका 39 ए आएगा। 39 ए में आपका इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आता है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आता है। इसके बाद आपका आएगा 40। तो 40 में आपका जो विलेज पंचायत होता है ये आता है, और ध्यान रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल में भी हमने पढ़ाया था। तो गांधीयन प्रिंसिपल क्यों पढ़ाया? क्योंकि पंचायत है, पंचायत का समर्थन करते थे गांधी जी, इसलिए ये पंचायत जो गांधीयन प्रिंसिपल हो जाएगा। अब 41 में आपका हो जाएगा आर। तो 41 से आर का मतलब हो जाएगा राइट टू वर्क, यानी कि 40 में हमें राइट टू वर्क की बात दी गई है। इसके बाद आता है 42 में हम लोगों ने पढ़ा है HM। तो जस्ट, इसका मतलब है जस्ट एंड ह्यूमेन। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। इसके बाद आपका जो आर्टिकल होगा वो आर्टिकल नंबर 43A और 43B आएगा। इसको याद करने की ट्रिक होगी लब को। ठीक है, आपका ये हो जाएगा 43A एंड ये हो जाएगा आपका 43B। जो 43 है आपका, इसमें आपका बात की गई है लिविंग वेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज की। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री है और कॉटेज इंडस्ट्री आपका गांधी जी प्रमोट करते हैं, तो ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल हो जाएगा। (43A) में इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात की गई है कि जो वर्कर्स आपके यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे हों तो उन्हें भी एक फैमिली की तरह समझिए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है फैक्ट्री में इंक्लूड कीजिए। इसके बाद आता है आपका 43B। 43B में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आता है और ये भी आपका एक गांधीयन प्रिंसिपल है और ये आपका एक सोशलिज्म जो वाला प्रिंसिपल है वो भी है क्योंकि इसमें सोशलिज्म भी आ जाता है। आपके पास 43 तक हो गए। अब 43 से हम लोग अब 44 से 51 देखते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है UCC 1 UCC, यानी कि आप देखो, एक बड़ा पत्ता आया मुझ पे। UCC ये आपका 40 हो जाएगा, ये आपका 40 नहीं 44 हो जाएगा। 44, ये आपका 45, ये 46, ये आपका 47, 48,
48A, 49, 50 एंड 51। तो यूसी से आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा। 44 में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। फोर्टी 45 आपका हो जाएगा एजुकेशन बिलो 6 ईयर। डब्ल्यू से आपका हो जाएगा बीकर सेक्शन, यानी कि यहाँ पर जो आर्टिकल 46 है इसमें बीकर सेक्शन को ऊपर लाने की बात की गई। बीकर सेक्शन का मतलब हो जाएगा जो इकोनॉमिकली वीक है या सोशली वीक है, जैसे कि SC ST हो गया, OBC हो गया, ये आपका बीकर सेक्शन हो जाता है। 46, 47 में पब्लिक हेल्थ की बात की गई है, यानी कि पब्लिक हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव किया जा सके, इसके ऊपर आपको लॉज बनाने हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा 48 में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है। इसी के अंतर्गत आपका जो काउ स्लॉटर है उसको भी बैन करने की बात की गई है। और इसी में क्या है, बैन ऑन काउ स्लॉटर की बात की गई है। आर्टिकल जो 49 है इसमें मॉन्यूमेंट के संरक्षण की बात आती है, यानी कि जो हमारे धरोहर हैं उनको क्या करना है, संरक्षित करना है। ये आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपका जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन किया गया है। इसके बाद आएगा आपका 51 में आपका जो पीस एंड सिक्योरिटी है उसकी बात की गई है इंटरनेशनल के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो पीस एंड सिक्योरिटी है ये इंटरनेशनल है। हमने आपको आर्टिकल्स बता दिए थे किस अमेंडमेंट से कौन कौन से आर्टिकल ऐड किए गए थे। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जो DPSP ऐड की गई हैं वो 39, 39A, 43A, 48A ये आपकी किससे ऐड की गई हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड की गई हैं। फिर 40 जो 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1977, इसके द्वारा जो आर्टिकल 38 है इसको ऐड किया गया है। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2002, इसके द्वारा आर्टिकल जो हमारा 45 है, इसके द्वारा जो आर्टिकल 45 है उसका जो मैटर था पहले उसको चेंज कर दिया गया है और इसको फिर एजुकेशन के लिए बना दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ऐड नहीं किया गया है बल्कि इसका जो अंदर मैटर था उसको चेंज किया गया है। और इसी के साथ 21A था वो भी लागू किया गया था। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, ये DPSP नहीं है। इसके बाद आता है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा आपका जो ऐड किया गया है वो आर्टिकल 43B को ऐड किया गया है। अब ये आर्टिकल्स थे हमारे सारे कंप्लीट हो गए, लेकिन इसके बाद जो हमारा आता है वो इसमें कुछ केसेस आते हैं उनको देख लेते हैं और कुछ हमारे व्यूज़ होंगे उनको भी देखेंगे, क्योंकि व्यूज़ भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग केसेस देख लेते हैं। इसमें हम लोग 4 केस पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे
स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईरंजन केस। जो दूसरा हम लोग केस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तीसरा जो केस हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गोलकनाथ। ध्यान रखिएगा ये डीपीएसपी और आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं दोनों से रिलेटेड केस हो जाएंगे। गोलकनाथ और गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके बाद एक आपका फोर्थ आ जाएगा, ये आ जाएगा केशवानंद भारती केस। इसको फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जानते हैं। भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईरंजन केस। इसमें जो गवर्नमेंट था उसने कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन था वो प्रोवाइड किया था। तो ये केस जो चंपकम दोराईरंजन थे उनको ये लेके उसको सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को हेल्ड कर लिया और कहा कि ये 29(2) के अंतर्गत जो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि इसको हेल्ड कर दिया गया। इसके बाद जो सरकार थी उसने 1951 में पहला अमेंडमेंट लेके आई जिसको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है आपका मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसके अंतर्गत क्लॉज 5 जो था आर्टिकल 68 का उसको चैलेंज किया गया था। उसमें जो आर्टिकल 68 का क्लॉज 5 है वो ट्रांसग्रेसेस द लिमिटेशन ऑन अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट की पावर है वो अमेंड करने की जो पावर है वो उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिस्ट्रॉय करने की जो पावर है वो नहीं देता है। यानी कि आप अमेंड तो कर सकते हैं लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसको आपको बनाए रखना होगा। तो ये जो सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी मिनर्वा मिल केस में कि पार्लियामेंट पावर टू अमेंड इज़ नॉट पावर टू डिस्ट्रॉय, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाता है स्टेटमेंट देके कि ये किस केस में कहा गया था। इसके बाद आता है आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है वो कोई भी जो फंडामेंटल राइट है उसको कर्टल नहीं कर सकती है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। तो इसको भी ध्यान रखिएगा किसमें कहा गया था कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको अमेंड नहीं कर सकती है। फिर इसके बाद में केस आया केशवानंद भारती केस का। इसमें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी उसने बेसिक स्ट्रक्चर का जो आउटलाइन था वो दिया और इसमें साफ साफ कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अमेंड किया जा सकता है लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट केस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये केस हो गए हमारे पास। इसके बाद आपको कुछ व्यूज़ जो डीपीएसपी पर जो एमिनेंट पर्सन्स हैं उनके द्वारा दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डॉक्टर अंबेडकर की बात कर ही चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो डीपीएसपी है इसको नॉवल फीचर्स कहा था।
फिर आता है ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन ये विदेशी हैं। इन्होंने कहा था जो DPSP है वुड हेल्प फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। ये जो आपका ग्रैनविल ऑस्टिन है ये वाला पूछा जा चुका है। इसके बाद आता है केसी वेयर। केसी वेयर ये हो जाएगा आपका, इन्होंने कहा था DPSP को ये एक मैनिफेस्टो है ऑफ एम्स एंड एस्पायरेशन का। इसके बाद आ जाएगा आपका केटी शाह। इन्होंने कहा था ये एक चेक है पेबल बाय द बैंक कंसर्न एट इट्स ऑन कन्वीनियंस। यानी कि उन्होंने कहा कि ये एक चेक ऐसी बैंक के द्वारा दिया जा रहा है जो अपनी सुविधा के अनुसार जब उसका मन होगा तब पैसे देगी, जब उसका मन नहीं होगा तब नहीं देगी। इसके बाद आपका एक आता है श्रीनिवासन। इन्होंने कहा कि ये हमारे जो न्यू ट्रेडिशंस हैं, ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, उनका मेल है। तो जो ओल्ड और मॉडर्न का संगम है, इन्होंने कहा। इसके बाद आते हैं आपके BN राव। ये भी इम्पोर्टेंट हैं BN राव। इन्होंने कहा था कि जो DPSP है ये मोरल पर्सपेक्ट है सोशल अथॉरिटीज़ जो हमारी स्टेट है उसको बनाए रखने के लिए, यानी कि जो स्टेट है उसकी जो मोरल अथॉरिटीज़ हैं उसको बनाए रखने के लिए ये एक मोरल पर्सपेक्ट की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपके था DPSP। DPSP बिल्कुल कंप्लीट हो गया है A to Z। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बस आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। इस वीडियो को देखने के बाद बस आपका जो DPSP होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो सारी दिक्कत आपको ख़त्म हो जाएगी। हाँ, जो MCQ हैं वो ज़रूर लगा लीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो 20 से 30 MCQ ज़रूर लगा लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो तैयारी करना चाहते हैं।